नमस्कार, मैं आयुषी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक्स बातें कोरोना की में। कोरोना वायरस या कोविड-19 ये नाम आज हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जब इसे सुनकर हमें हैरानी नहीं होती और धीरे धीरे अब हमें इस वायरस के साथ जीने की आदत होती जा रही है। लेकिन हमें यह देखने को मिल रहा है कि लगभग साल भर में ये वायरस अपना स्वरूप बदल रहा है और एक बार फिर इसने अपना स्वरूप बदल लिया है और हमारे बीच ओमिक्रॉन के रूप में उपस्थित है। ओमिक्रॉन क्या है, किस तरह से इसकी जांच की जाए और किस तरह से इस बीमारी से बचाव किया जाए, आज इन सभी पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर विमलेश सिंह जी को, जो कि वर्तमान में सदर अस्पताल रांची में कार्यरत है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, टेस्टिंग पर जाने से पहले तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो ओमिक्रॉन नया स्ट्रेन आया है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? मैडम, ये जो अभी ओमिक्रॉन जो नया आया है, इसमें यूजुअल जो प्रेजेंटेशन हम लोग पहले देखते थे, फीवर, स्नीजिंग, कफ, उससे हट के इसका साइन सिम्टम आ रहा है। उसमें जिसमें प्रेजेंट अभी कर रहा है बॉडी एक, जनरलाइज बॉडी एक, और करीब 48 to 72 आवर के बाद इसका मेनली प्रेजेंटेशन फिर जस्ट लाइक वायरस का जो होता है, फीवर, स्नीजिंग। लेकिन अभी हम लोग जो फिलहाल देख रहे हैं उसमें ये बॉडी एक के साथ, हेडेक के साथ में इसका प्रेजेंटेशन हो रहा है और कभी कभी ज्वाइंट पेन वगैरह भी हो रहा है। और फिर एक और 2 दिन के इंटरवल पर हम लोग देखते हैं कि फीवर और स्नीजिंग, कफ इस रूप में ये प्रेजेंट कर रहा है अभी। जी जी। तो सर, अगर टेस्टिंग की बात करें, क्योंकि बीमारी के इलाज के लिए सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कि हम उसकी सही तरीके से जांच कर सकें, तो ओमिक्रॉन जो स्ट्रेन है उसके जांच के लिए कौन सा जांच सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा? मैडम, इसके लिए अभी तक जो भी हम लोग कोविड के अगेंस्ट में जो टेस्ट है, जिसको हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं, दैट इज़ RT-PCR टेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दैट इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट अभी RT-PCR ही है। लेकिन उसके साथ में हम लोग एंटीजन टेस्ट भी करते हैं और साथ में ट्रूनेट टेस्ट भी करते हैं, जिसमें कि ये जो कोविड का ओमिक्रॉन का ये है वो हम लोग इससे पता कर लेते हैं, जिसमें कि RT-PCR जो है स्टिल दैट इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, वो प्रेफरेबली हम लोगों को RT-PCR ही कराना चाहिए। उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिसिटी दोनों RT-PCR का एक्यूरेट है, जो 100% है। जी बिल्कुल सर, ये देख रहे हैं हम कि अभी ट्रैवलिंग के दौरान भी या कई ऐसी चीज़ों में हमें RT-PCR रिपोर्ट सबमिट करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो RT-PCR जो टेस्ट है सर, उसके रिपोर्ट्स कितने दिनों में आ जाते हैं? क्या प्रोसेस है? अगर कोई कराना चाहे तो कितने पहले उन्हें करा लेना चाहिए? नहीं मैडम, अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो 48 to 72 आवर्स उसका ड्यूरेशन है। उसमें अगर कहीं हमको बाहर जाना है, उस बीच में हम लोग को RT-PCR टेस्ट करा लेना है। जो हमारे ये खास करके हम लोग रांची में हैं, उसकी अवेलेबिलिटी सदर अस्पताल में भी है, रिम्स में भी है। ये प्रोसेस में अगर हम लोग जो अभी हम लोग सदर अस्पताल में जो देख रहे हैं, वहाँ हम लोग इसका कलेक्शन करते हैं और करीब प्रोसेस में जो लगता है 3 से 4 घंटा टाइम, वो हम लोग सुबह में अगर कराते हैं तो शाम तक हम लोग अभी टोटल रिपोर्ट डिलीवर कर देते हैं। जी 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 सर, वहीं पर दूसरी और एक और टेस्ट है रैपिड एंटीजन टेस्ट, जो कि बहुत ज़ोर शोर से अभी किया जा रहा है। तो RT-PCR से एंटीजन टेस्ट कैसे अलग है और क्यों ऐसा माना जाता है कि जो RT-PCR टेस्ट है वो ज़्यादा एक्यूरेट साबित होगा? मैडम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एंटीजन टेस्ट जो है वो सेंसिटिविटी इसकी केवल 85% है और ये 15% इसका निगेटिव ही आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर पॉजिटिव आता है एंटीजन में, तब वो हम लोग अभी तक जो ICMR का जो रिपोर्टिंग है, अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है एंटीजन में,
तो दैट इज़ 100% हम लोग मान के चल रहे हैं कि वो पॉजिटिव होगा। कुछ केसेस फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव का आता जी है। बिल्कुल सर, अभी मैं यहीं पर आने वाली थी कि कई बार ऐसा देखा गया कि कई लोग एंटीजन में नेगेटिव पाए गए, पॉजिटिव पाए गए, लेकिन आरटीपीसीआर में वो फिर नेगेटिव पाए गए, तो ऐसा जी क्यों हो जी जाता है? उसका वही बता रहा हूँ मैडम कि ये सेंसिटिविटी इसकी मात्र 85% है, और अगर पॉजिटिव आता है तो उसका परसेंटेज है कि वो मानते हैं हम लोग कि पॉजिटिव है, लेकिन अगर निगेटिव है तो आपको फिर गो फॉर आरटीपीसीआर। ओके। ये इसकी ऑथेंटिसिटी हम लोग 80 to 85% ही मानते हैं, लेकिन वो भी जब वो पॉजिटिव उसका एंटीजन में पॉजिटिव आता है तब। जी अगर निगेटिव आता है और साइन सिम्टम है तो आपको निश्चित रूप से आरटीपीसीआर आपको कराना ही कराना है। जी बिल्कुल सर, जब हम आरटीपीसीआर टेस्ट कराते हैं तो एक सीटी वैल्यू उसमें आता है। सीटी वैल्यू सर क्या है, और ये जो कोविड-19 बीमारी है इसकी गंभीरता का अंदाज हम उससे कैसे लगा सकते हैं? मैडम सीटी वैल्यू का मतलब हुआ, सीटी मतलब हुआ साइकिल थ्रेशोल्ड। साइकिल थ्रेशोल्ड ये बताता है कि वायरल लोड माने बॉडी के अंदर में वायरस का लोड कितना है, कितना जल्दी वो उसका डबलिंग हो जाता है। जी तो अगर सीटी वैल्यू अगर मान लीजिए कम है तो वो डिनोट करता है कि इसका मतलब कि वायरल लोड बहुत ज़्यादा है, जल्दी ही वो उसका रिप्लिकेशन हो जाता है, जल्दी ही उसका जो चेन रिएक्शन जो दिखाता है। तो आरटीपीसीआर आपको हुआ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें एक्चुअली ये तो आरएनए वायरस है, आरएनए वायरस है, इसलिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। तब एक्चुअली डीएनए आरएनए से डीएनए बनाते हैं, वो रिप्लिकेशन करके वो उसका हम लोग रियल देते हैं। तो इसमें जिसका भी सीटी वैल्यू कम होगा ये डिनोट करता है कि बॉडी के अंदर में कितना लोड है। अगर मान लीजिए कि मेरे बॉडी के लोड में अंदर में लोड ज़्यादा है तो उसका रिप्लिकेशन जल्दी होगा, उसका सीटी वैल्यू कम होगा। अगर वायरल लोड कम है तो उसका सीटी वैल्यू ज़्यादा होगा। तो ये डिनोट करता है सिवियरिटी की लोड मेरे बॉडी के अंदर में वायरस का कितना है। तो जितना सीटी वैल्यू कम होगा, जैसे मान लीजिए 8 होगा, 10 होगा, तो वो सिवियरिटी की इसका मतलब कि बॉडी के अंदर में आपका वायरल लोड ज़्यादा है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। सर हम ये देख रहे हैं कि अभी जगह जगह पर एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशंस हैं और कई ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे सैंपल्स लिए जा रहे हैं, तो वो आप लोगों तक किस तरह से पहुंच पाते हैं, क्या क्या प्रोसेस है सर, ये हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी जी, जैसे रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर हम लोग सैम्पलिंग कराते हैं। वो सैंपल आता है सदर हॉस्पिटल में, और सदर अस्पताल से हम लोग इसको फिर 2 सेंटर अभी है, कुछ टेस्ट हम लोग रिम्स में भेजते हैं, और सदर अस्पताल में भी हम लोग आरटीपीसीआर करा रहे हैं जो आउटसोर्स किया हुआ है। तो मैक्सिमम केसेस जो अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि करीब करीब अभी हम लोग सदर अस्पताल के माध्यम से करीब 8,000 से 10,000 पर डे हम लोग कलेक्शन आरटीपीसीआर का कर रहे हैं। तो प्रोसेस यही है मैडम कि पहले हम लोग वहाँ से जो मेरे टेक्नीशियन रहते हैं और जो डाटा ऑपरेटर हैं वो बजाते जो उनका इनरोल करते हैं, इनरोल करने के बाद वो सदर अस्पताल आते हैं, वहाँ से फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिम्स और सदर अस्पताल में टेस्ट करने के लिए भेजते हैं। सर आपने अभी सैम्पलिंग की बात की कि स्टेशंस पे, एयरपोर्ट्स पे, हर जगह पे सैम्पलिंग की जा रही है, तो ये जो सैंपल्स है सर उन्हें भी बहुत संभाल कर रखने की ज़रूरत है कि वो अफेक्ट ना हो किसी अन्य वायरस से या किसी और चीज़ों से। तो उनको किस तरह से सही सलामत आप लोगों तक पहुंचाया जाता है, और फिर लैब में भी किस तरह से आप लोग इन सब सैंपल्स का ध्यान रखते हैं कि ये अफेक्ट ना हो दूसरी चीज़ों से? नहीं मैडम, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सैम्पलिंग इज मस्ट। नहीं तो फिर किसको कोविड है, किसको कोविड हो गया, ये बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये पार्ट हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जी। और रख रखाव भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर उसका ऐसे भी टेम्परेचर वगैरह फिक्स रहता है, वायरस अगर हम पेशेंट को है
और कलेक्शन में और उसके ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम लोग प्रॉब्लम किए तो फिर देखिएगा कि उसका रिजल्ट भी नहीं आ पाएगा। तो ये पोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वो हम लोग कलेक्शन करने का प्रॉपर जो कलेक्शन स्टरलाइजेशन के साथ में होना चाहिए, जो हमारा टेक्नीशियन है वो उस ढंग से करता है। और बजाबते हम लोग का आइस कोल्ड जो ये है उसमें हम लोग बजाबते उसका पेशेंट का लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग करके फिर इसके बाद प्रॉपर हम लोग जो आइस कोल्ड को सैंपल हम लोग उसमें रखते हैं और फिर ट्रांसपोर्टेशन करके हम लोग सदर अस्पताल लाते हैं। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि ज़रूरी है, और उसको हम लोग काफ़ी तहकीकात के साथ अभी कर रहे हैं। जो पेशेंट रेलवे स्टेशन में हैं या जो एयरपोर्ट पे हैं, तो वो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ये पोर्शन को हम लोग ध्यान दे रहे हैं और वहाँ कराने में हिचके नहीं, करवाएं भी, और वो हम लोग प्रॉपर जो भी उससे रिलेटेड ये है हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर। सर लैब टेक्नीशियंस जो है, जो पैथोलॉजिस्ट हैं, वो लोग भी किस तरह से अपना ध्यान रखें, क्योंकि वो लगातार सैंपल्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं, उसमें कई सैंपल्स इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं, कोरोना पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो वो अपना ध्यान किस प्रकार से रखें सर? लैब टेक्नीशियन को अपने को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए जो भी व्यवस्था है वो हम लोग उनको दे रहे हैं। ग्लव्स देते हैं, प्रॉपर जो हम लोगों का पहनने का उनका ये है वो व्यवस्था करते हैं। तो हम लोग प्रयास करते हैं और इनको यहाँ से बताते भी डेली हैं कि आप कम से कम अपने को 100% प्रोटेक्ट करके रखना। वो लोग वो व्यवस्था हम लोग उनको दे रहे हैं और वो लोग करता भी है और अपना बचाव करता है। जी जी सर, ये तो टेक्नीशियंस की बात हो गई, लेकिन आप एक डॉक्टर हैं और आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो आम लोग हैं वो भी इस ओमिक्रॉन स्ट्रेन से किस तरह से बचे रहें, क्या क्या उपाय करें प्रिकॉशन के तौर पर सर? नहीं, ये तो आप निश्चित रूप से आपको मैं कहना चाहूँगा कि जो भी कोविड का को बचने के लिए शुरू से जो करते आ रहे हैं, 2 गज दूरी, मास्क निश्चित रूप से पहने, और सबसे बड़ी बात कि ये वैक्सीनेशन निश्चित रूप से आपके माध्यम से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि वैक्सीन प्रभावी है, और जो भी नहीं लिए हैं अभी तक वैक्सीन, वो निश्चित रूप से वैक्सीन लें, क्योंकि ये दैट इज़ ऑलरेडी प्रूव्ड, ये वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो वैक्सीनेशन आप जो भी नहीं लिए हैं वैक्सीन लें, और इसके बाद मास्क का यूज़ करें, 2 गज दूरी करें, और अपने को सैनिटाइज करें। ये जो भी प्रॉपर माध्यम है जिससे हम लोग अपने को प्रोटेक्ट करते हैं, उसका ज़रूर अनुपालन करें। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही आपने कि टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है अभी फ़िलहाल इस बीमारी से बचने का। तो सर ये टीकाकरण जो है, तो कोविड-19 तो ठीक है, लेकिन किसी भी बीमारी के लिए टीका किस तरह से कारगर होता है सर? किस तरह से वो एक्ट करता है कि हमारे बॉडी का इम्यून उस बीमारी के लिए रेडी हो जाता है? एग्जैक्टली, आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये जो भी वैक्सीन बनता है वो वैक्सीन दैट इज एंटीजन, वो हमारे अंदर में जाता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कराता है और इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है जी। और जिसको हम लोग टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये हम लोगों का मेडिकल टर्म है, वो इम्यूनिटी वो हम लोगों के शरीर के अंदर में बनाता है। मारक क्षमता, सबसे बड़ी बात है कि जो वैक्सीन वो पार्टिकुलर बनता है उस डिजीज के अगेंस्ट में, तो वो जिसे कोविड के ये में वो जो एंटीजन गया अंदर में, वो हम लोग को एंटीबॉडी बनाया और इम्यून को डेवलप कराया, जिसको कि वो मारक क्षमता बनाता है शरीर के अंदर में, जो कि आपका जो अदर देन फिर इन्फेक्शन होगा उसको इनगल्फ करेगा, उसको उस डिजीज से प्रोटेक्ट करेगा। जी बिल्कुल सर, वैक्सीन पर अगर चर्चा चल रही है सर, तो अभी हम देख रहे हैं कि आए दिन अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में हम देख रहे हैं कि बूस्टर डोज की बात चल रही है सर। तो बूस्टर डोज क्या है और क्या अभी ओमिक्रॉन स्ट्रेन के लिए बूस्टर डोज लेना आवश्यक है? नहीं, इस पर तो अभी हमारे अपने इंडिया में और तो कंट्री में शायद शुरू हुआ है जी जी। और मेरे यहाँ भी इस पर वर्क चल रहा है जी। और जहाँ तक पहले भी हम लोग देखे कि फर्स्ट डोज के बीच अंतराल जो है वो
6 महीना तक रहेगा और इसका जो वैलिडिटी है जो इम्यूनिटी अंदर में डेवलप किया है उस डिजीज के अगेंस्ट में, वो 6 महीना तक ही सर्वाइव करेगा, उसका मारक क्षमता रहेगी। तो अभी फ़िलहाल में मैं यही आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ भी काफ़ी ज़ोर शोर से लगे हुए हैं हमारे जो वैज्ञानिक हैं, और निश्चित रूप से आप सुनिएगा कुछ दिन के अंदर में कि हम लोग भी बूस्टर डोज देने के कगार पर रहेंगे। जी बिल्कुल सर। सर एक चीज़ हमने देखा है कि जब वैक्सीन लगाने हम जाते हैं तो जो वैक्सीन है वो आइस बॉक्स में रखा जाता है सर, तो क्या ज़रूरी हो जाता है, क्यों ज़रूरी हो जाता है सर कि उसको हम आइस बॉक्स में रखें और उसका जो सर्टेन टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे? क्योंकि सर ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर ये सब प्रोटोकॉल एक वैक्सीनेशन सेंटर्स पे फॉलो नहीं किए जाते तो हमारे दर्शकों को भी जागरूक करवाना बेहद आवश्यक है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखें। निश्चित ये हर जो भी वैक्सीन रहता है, जितना वैक्सीन आप लेती हैं अदर देन कोविड भी, सबका अपना टेम्परेचर है कि उतने टेम्परेचर पर वो वैक्सीन की वायबिलिटी रहेगी। जी जी। तो निश्चित रूप से जैसे अभी हम लोगों का जो कोविड वैक्सीन है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर आपको रखना है। अगर उसके बियॉन्ड जाता है तो फिर उसका जो मारक क्षमता उस वैक्सीन का है वो समाप्त हो जाएगा। तो वो 2 से 8 डिग्री हम लोगों का ये का अभी कोविड का है, तो उसके लिए हमको आप देखती होंगी अगर जाती होंगी वहाँ पे, तो वो लोग आइस बॉक्स में उसको ये करके लोग रखता है लोग वैक्सीनेटर लोग। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जब आप कोई भी वैक्सीन अगर आप लगाती हैं, जैसे अभी जो वायल आ रहा है उसमें करीब करीब किसी में 5% को देने का है, किसी में 20 का है, तो उसको आप उसी टाइम में खोलें। जैसे अभी ये है कि अगर आप एक बार अगर खोल दी तो उसकी वायबिलिटी 4 घंटा ही रहता है। जी जी। तो आपको अगर 10 आदमी को देना है तो 10 आदमी के शॉर्ट टर्म में आप समझे कि उसका वायबिलिटी, अगर ये मतलब ये कह सकते हैं कि 10 लोग जब वहां पर इकट्ठा हो तभी उस वायल को खोलें। उस वायल को खोलें जी, क्योंकि खोलने के बाद 4 घंटा ही उसका वायबिलिटी रहता है। जी सर वैक्सीन पर बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। वैक्सीन हम एज एन एंटीजन ले रहे हैं सर कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो। एंटीबॉडी क्या है सर? एंटीबॉडी वही बोले आपको, एंटीबॉडी जो एंटीजन गया वो शरीर के अंदर में लिम्फोसाइट है, वो आपको उसी माध्यम से वो उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्टिव जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम द पर्टिकुलर एंटीजन। जी बिल्कुल, एक इम्यून रिस्पॉन्स हमारे इम्यून रिस्पॉन्स जो हम लोग के अंदर में डेवलप करता है, दैट इज एंटीबॉडी। जी सर एक एंटीबॉडी से रिलेटेड हम टेस्ट देख रहे हैं सर कि एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट करा रहे हैं लोग, तो एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट क्या है सर, और जब हम वैक्सीन ले तो कितने दिनों के बाद हम ये टेस्ट करा सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे बॉडी में कितनी इम्यूनिटी है, कितनी एंटीबॉडी डेवलप कर गई है? नहीं, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो हम लोग फिलहाल में अभी तो हम लोग कुछ अपने सदर अस्पताल में डॉक्टरों से रिलेटेड जो मेरा स्टाफ है जी, उस सबको हम लोग अभी सर्वे करवाए और सबका एंटीबॉडी टेस्ट कराए, तो सबका लेवल जो अभी फिलहाल में देखे दैट वाज गुड, कि अब कुछ उसका लेवल है। जैसे हर जो रिएजेंट है जिसे हम लोग एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं उसका अपना मार्कर है कि इतना इसका वैल्यू है, उसके ऊपर में है तो वो ठीक है, अगर उसके नीचे में है तो कम है जी। तो अभी जैसे किसी का 4 है, किसी का और जो SI यूनिट में है उसका बहुत ज़्यादा है, तो एक ये से फिक्स किया हुआ है कि इतना आपके शरीर में एंटीबॉडी है, तब वो दैट इज प्रोटेक्टेड फॉर यू। तो हमारे अभी आप सदर अस्पताल का बात बताएंगे कि सदर अस्पताल में हम लोग कराए और काफ़ी लोग हमको लगता है कि जितना मेरे पैरामेडिकल स्टाफ और जो मेडिकल ऑफिसर है वो सारे में एंटीबॉडी बढ़िया डेवलप किया है जितना हमको होना चाहिए, तो ये करवा लेना चाहिए जो अभी वैक्सीनेटेड हैं और जो लोग पहले से अपने को इन्फेक्टेड हुए हैं, तो अगर कराते हैं तो उससे कुछ आइडिया ये लग जाएगा कि मेरे
में एंटीबॉडी उसका डेवलप कर गया है, जी तो दैट विल बी प्रोटेक्टेड फॉर दैट फेलो। तो एंटीबॉडी टेस्ट इज वेरी गुड, वो करवाना चाहिए, और करवा के कम से कम हम अपने को असेस कर लें कि हम कितना अपने को प्रोटेक्शन उस डिजीज से कर पाए। सर, सपोज एक कोरोना पेशेंट है तो उसका जो ओवरऑल हेल्थ है वो भी एक बहुत ज़रूरी टॉपिक हो जाता है, तो उसके ओवरऑल हेल्थ के लिए आप लोग और क्या क्या टेस्ट कोरोना के साथ में करवाते हैं कि पूरी तरह से देखा जा सके कि वो पेशेंट कैसा है? नहीं मैडम, वो तो कोविड प्रोफाइल है, कोविड प्रोफाइल है जिसमें कि हम लोग पेशेंट का इंटरल्यूकिन 6 देखते हैं, CRP देखते हैं, फिर आपको डी डाइमर देखते हैं, इसके बाद आपको फेरिटीन देखते हैं। ये 5-6 जो टेस्ट है दैट इज़ फॉर कोविड पेशेंट। ये करने से हमको ये पता चलता है कि उसका प्रभाव कितना है शरीर के अंदर में। जी। इंटरल्यूकिन 6 या फेरिटीन या CRP ये आपको कैलकुलेट करके आपको क्लियर कट पिक्चर दे देता है कि आपके शरीर में उसका कितना प्रभाव हुआ है। और साथ में एक और हम लोग ये करते हैं जिसको आप सिटी वैल्यू बोल रही हैं, ये भी कराना चाहिए कि एक हद तक आपको पता तो ज़रूर है कि ये हम लोगों का जो कोविड है वो लंग को ज़्यादा अफेक्ट करता है जी। तो वो हम लोग पता करते हैं ये आपको जिसको कि हम लोग बोलते हैं आप जो सिटी थोरेक्स, सॉरी सिटी थोरेक्स हम लोग बोलते हैं। तो सिटी थोरेक्स में हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का लंग का इन्वॉल्वमेंट कितना हुआ। तो ये सारे टेस्ट जो हैं पैथोलॉजिकल और सिटी थोरेक्स, ये ओवरऑल आपके शरीर को बता देता है कि आपके शरीर में कोविड का कितना प्रभाव हुआ है। सर, चूंकि जांच पर बात चल रही है तो एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जीनोम सीक्वेंसिंग की बात हो रही है सर, कि अभी जो भी सैंपल्स मिल रहे हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है सर? मैडम, एक्चुअली ये हम लोग जो अध्ययन करते हैं वो जेनेटिकल एस्पेक्ट ऑफ दैट वायरस। अब अभी आप सुनती भी होंगी कि इतना म्यूटेशन हुआ, इतना बार म्यूटेशन के बाद फिर एक नया निकल गया ये ओमिक्रॉन। तो उसमें हम लोग एक्चुअली जो DNA है वो उसका डबल स्टैंडर्ड होता है, तो उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। और ये सब एक्चुअली सीक्वेंसिंग होता है, ये सब उसमें पेयरिंग देखते हैं। ये अमीनो एसिड का, उसमें अमीनो एसिड का जो स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंड DNA, उसमें हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से उसका सीक्वेंस बना हुआ है। तो उसको हम लोग कोरिलेट करते हैं कि जो डेल्टा वायरस था, अभी ओमिक्रॉन है, कितना उसमें म्यूटेशन हुआ है, उस वायरस के स्ट्रैंड में कितना म्यूटेशन होता है, वो हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग से ही देखते हैं। जी सर, हमारे पास बहुत थोड़ा सा समय बच रहा है, और सर चूंकि नए साल का समय आ रहा है और लोग सेलिब्रेशंस में, पार्टीज़ में लग जाते हैं, तो ऐसे में एक छोटा सा संदेश आप दें सर कि वो किस तरह से ध्यान रखें कि ये जो कोरोना बीमारी है वो फैले नहीं। मैं आपके माध्यम से निश्चित रूप से जिस तरह का हम लोग अपने को एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये अभी हमारे IIT कानपुर के एक इंजीनियर साहब हैं, उन्होंने अपना असेस किया है कि फरवरी में मेरे यहाँ क्लाइमेक्स रहेगा इसका, ओमिक्रॉन जिस गति से बढ़ रहा है। जी। तो निश्चित रूप से अभी मैं आपके ये से कहना चाहूँगा कि अपने को कोविड से बचाने के लिए कम से कम भीड़ एकत्रित निश्चित रूप से नहीं करें, क्योंकि जो एंटिसिपेशन है, हो सकता है कि जो आकलन हम लोगों का किया गया है कि ब्रिटेन या ये में पर डे 1 लाख का जो हो रहा है ट्रांसमिशन, आपके इंडिया में 14 लाख तक हो सकता है पर डे केस मिलने का संभावना है। तो इस स्थिति को देखते हुए कम से कम जहाँ भी रहें भीड़ एकत्रित नहीं करें और अपने को बचा के रखें। ये फरवरी तक जो एंटिसिपेशन है, अपने को निश्चित रूप से अपने कोविड से बचाना है। जी, तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आपने कोरोना के जांच से संबंधित बहुत सारी जानकारी ली, और आपको अगर किसी भी तरह के लक्षण कोरोना से संबंधित सामने आए तो आप ज़रूर अपने चिकित्सक से परामर्श करें, समय पर जांच करवाएं और उचित इलाज करवाएं। साथ ही साथ 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस बात का ध्यान रखें और टीकाकरण अवश्य करवाएं। सर, अब इस कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। आप
आप हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार।